हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, फर्स्ट ईयर में आज नया लेसन चालू करेंगे। हमने पीडीएफ बना के आप लोगों को जितने हमने लेसन पढ़ाए थे उसका भेज दिया है। अब एक नया लेसन जो उसमें प्रसार से उष्मा से रिलेटेड है, लेसन नंबर 18 है। ये बालाजी प्रकाशन की किताब का ध्यान रखिएगा। बालाजी प्रकाशन से हिसाब से लेसन नंबर 18 है, द्रव का तापीय गुण। द्रव्य का तापीय गुण ये लेसन है, तो ध्यान से समझिएगा। आज समझिए, कल पीडीएफ इसका मैं आपको बना के भेजूंगा, ठीक है। अब जो भी चैप्टर है तो आगे बढ़ता ऐसे चला जाएगा। तो सबसे पहले जो इस टॉपिक में चर्चा होगी, ताप क्या है। ताप क्या है? तो ताप की जो परिभाषा है, ताप होता क्या है, हेडिंग डालेंगे ताप, टेम्परेचर। देखिए, ताप किसी वस्तु का वह गुण है, यह ताप किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप होती है। ताप जो है क्या है, किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की क्या है, माप। इसकी एक परिभाषा ये भी है कि ताप किसी वस्तु का यह गुण है जिसके अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में है कि नहीं। देखिए, ताप का जो मात्रक होता है वो डिग्री होता है। ध्यान दीजिए, ताप का जो मात्रक होता है क्या लिखते हैं, डिग्री। जैसे 5 डिग्री। देखिए, जब भी किसी वस्तु को हम ताप नापते हैं तो उसके लिए एक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। उस उपकरण को कहते हैं तापमापक। और भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत ताप संबंधी या उष्मा संबंधी के ताप की का अध्ययन करते हैं, किसी वस्तु के ताप का अध्ययन करते हैं, वो ताप मापनी है, तापनीति है, ताप नीति। और जिस यंत्र की सहायता का उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ताप मापक, ताप मापनी भी कहा जाता है उसको। देखिए, जब भी किसी वस्तु का ताप मेजर किया जाता है तो उसके लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको ताप मापक है। ताप मापने के लिए हम वस्तु के किसी ऐसे गुण का चुनाव करते हैं जिसका मान ताप बढ़ने पर समान रूप से परिवर्तित होता है, समान रूप से बढ़ता है। ताप घटने पर समान रूप से घटे, ताप बढ़ने पर समान रूप से बढ़े। वस्तु के इस गुण को कहते हैं ताप मापक गुण। ताप मापक गुण वस्तु के गुण को क्या कहते हैं, ताप मापक गुण कहते हैं। जैसे द्रव का प्रसार, और द्रव में पारे का जो प्रसार होता है। कई तरह के तापमापी पढ़ाए जाते हैं, पहले सिलेबस में था, सिलेबस से हट गया। तो यहाँ जो बात करना है द्रव तापमापी, द्रव तापमापी। और द्रव में कौन सा द्रव लिया जाता है, पारा तापमान। पारे की एक विशेषता होती है कि पारे में जो प्रसार होता है उसमें पारे को अगर गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार समान रूप से बढ़ता है, ताप कम करेंगे समान रूप से क्या होगा, घटता है। तो जब भी किसी वस्तु का ताप नापा जाता है तो उस द्रव के एक ऐसे गुण को, वस्तु के ऐसे गुण को चुना जाता है जिसका मान ताप बढ़ने पर क्या हो, समान रूप से बढ़े, उसको क्या कहते हैं, ताप मापक गुण। एक तापमापी हो तो कहते हैं द्रव तापमापी, और उसमें जो आता है पारा तापमापी, क्योंकि पारे की जो लंबाई में वृद्धि होती है, पारे में जो प्रसार होता है ताप बढ़ने पर समान रूप से। तो पारे तापमापी का प्रयोग 3 बनाए गए हैं, 3 यंत्र बनाए गए हैं। एक को सेल्सियस बोलते हैं, एक को फारेनहाइट बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, केल्विन। सेल्सियस तापमापी होता है और ये आपका पारे का तापमापी होता है फारेनहाइट, फारेनहाइट तापमान, और इसको कहते हैं केल्विन तापमान। इसको सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसको फारेनहाइट ने बनाया था, इसको केल्विन ने बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो पारे की तापमापी में होता है क्या, शीशे की एक नली होती है जिसके नीचे एक घुंडी लगी होती है, देखे होंगे आप, इसमें पारा होता है, और एक ठोस नली होती है, इसमें एक पतली केस नली और पतली
पूरा ठोस और इस पर से निशान बना होता है। एक पतली सी नली होती है, जब आप इसका ताप बढ़ाएंगे तो पारा इसी नली से होते ऊपर चढ़ जाएगा। तो सेल्सियस में जब पारे का तापमापी, मैंने ताप का मात्रक बता दिया था डिग्री होता है। तो सेल्सियस में पहले क्या किया, इसको गलते हुए बर्फ में रखा, तो पारा जितना सुधरा उसको, उसके ताप को उन्होंने 0 डिग्री माना और फिर इसको खौलते जल में जब रखा तो पारा चढ़े, तो जितना ऊपर चढ़े जाके स्थिर हो गया उसको उन्होंने क्या माना 100 डिग्री, और इसको 100 बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में भी वही किया था उन्होंने, गलते हुए ताप, गलते हुए बर्फ का ताप 32 डिग्री माना और उबलते हुए जल का ताप 212 माना और इसको 180 भागों में माना, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फारेनहाइट। केल्विन में गलते हुए बर्फ का ताप 273 माना और उबलते हुए जल का ताप 373 माना। इसको कितने भाग में बांट दिया, 100 भागों में बांट दिया, प्रत्येक भाग को 1 केल्विन। ठीक है, ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और तीनों में संबंध है कि अगर सेल्सियस पैमाने पर किसी वस्तु का ताप हम Tc माने, केल्विन पैमाने पर किसी वस्तु का ताप Tf माने और फारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का ताप कैपिटल T माना जाता है, केल्विन पैमाने पर ताप को कैपिटल T कहा जाता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर किसी वस्तु का ताप C माने, फारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का ताप F माने और केल्विन पैमाने पर किसी वस्तु का ताप K माने, तो तीनों में रिलेशन होता है, तीनों का नाम है C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5। ये तीनों में रिलेशन होता है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन पैमाने में संबंध। सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट पैमाने में क्या है, संबंध। केवल केल्विन और फारेनहाइट, अगर केल्विन और सेल्सियस में संबंध निकालेंगे तो C/5 बराबर K - 273/5 हो जाएगा, 5 कट जाएगा, C बराबर K - 273, या 273 को उधर ले जाइए तो K बराबर हो जाएगा C + 273। यानी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना होगा 273 ऐड कर देते हैं, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो 273 क्या करते हैं, हटा देते हैं। और सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध होता है C/5 बराबर F - 32/9। C-5 बराबर क्या होता है, F - 32/9। यहाँ मैं संबंध लिख देता हूँ ताकि आपको ना दिख रहा हो। C/5 बराबर F - 32/9। सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध, और फारेनहाइट और केल्विन में संबंध क्या होता है, F - 32/9 बराबर K - 273/5। यह तीनों कोई भी दो ले सकते हैं आप। तो ये तो था द्रव तापमापी। ऐसे बहुत तापमापी बनाए गए हैं, गैस तापमापी बनाया गया है, एक प्रतिरोध तापमापी बनाया जाता है, ऐसे बहुत से तापमापी बनाए गए हैं, पर हमारा सिलेबस में नहीं है, केवल द्रव तापमापी है, उन्हीं के बारे में यहाँ चर्चा है। समझ में आ गई? मैं PDF आपको भेज दूंगा, आप अपने मन से लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, मैं PDF बना के भेजता हूँ। और अब इसके बाद आते हैं तापीय प्रसार। तापीय प्रसार जिसको हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार, ये भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, और चलिए उसके बारे में थोड़ा देर के लिए चर्चा करेंगे। तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार, देखना होता क्या है कि जब भी किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उष्मा देते हैं तो उसमें प्रसार होता है। जब भी किसी वस्तु को आप गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मा का जो प्रसार होता है उस प्रसार को क्या कहते हैं, ऊष्मा प्रसार या तापीय प्रसार। तो 3 प्रकार के तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार होते हैं। पहले को कहते हैं रेखीय प्रसार, दूसरे कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरे कहते हैं आयतन प्रसार।
तीन प्रकार के प्रसार होते हैं उसमें, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। जैसे अगर किसी वक्त कोई छड़ है जिसकी लंबाई उसकी मोटाई की तुलना में बहुत कम है, पतली छड़ है, पतला तार है जिसकी लंबाई उसकी मोटाई की तुलना में, जिसकी मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में क्या हो, बहुत कम है, मोटाई बहुत कम है, लंबाई ज़्यादा, पतला छड़, तो इसको गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, मोटाई की अपेक्षा इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे प्रसार क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार। अब किसी पटल को गर्म करेंगे, पटल मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई ना, जैसे कागज का पेज है, धातु का पटल हो, पतला पतला, तो इसको आप गर्म करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो ऐसे प्रसार क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार। और किसी धातु के टुकड़े को गर्म करेंगे, यहाँ पहले हम ठोसों के बारे में बात करें, यहाँ जो हमारी चर्चा हो रही है ठोस का प्रसार, ठोसों का प्रसार। देखिए तीन प्रकार के ऊष्मीय प्रसार होते हैं, जैसे आपका ठोसों का ऊष्मीय प्रसार होता है, द्रवों का ऊष्मीय प्रसार होता है, और गैसों का ऊष्मीय प्रसार। द्रव और गैस में केवल आयतन प्रसार होते हैं, जबकि ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन तीनों प्रकार के होते हैं। तो पहले हम ठोसों के प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि ठोसों का ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। तो ठोसों में तीन प्रकार के प्रसार होते हैं। अगर किसी छड़ को गर्म किया जाएगा तो उसकी मोटाई की अपेक्षा उसकी लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी, ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार। किसी पटल को गर्म करेंगे, इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई बहुत कम हो, तो उसको गर्म करेंगे तो इसका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी, अर्थात इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा प्रकार का प्रसार होता है आयतन प्रसार। अगर किसी धात्विक टुकड़े को गर्म करें, इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों हो, तो उसमें लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, तो ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो क्रम से ध्यान देते हैं। पहले आते हैं हम क्रम से क्या करते हैं, रेखीय प्रसार, ठोसों का रेखीय प्रसार। ठोस के बारे में बात करें, ठोस का रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार, ठोसों का रेखीय प्रसार के बारे में बात। इसे मान लीजिए कोई छड़ है, कोई छड़ है आपकी, इसकी किसी ताप पर प्रारंभिक लंबाई, किसी ताप पर प्रारंभिक लंबाई कितनी है, मान लीजिए छड़ के ताप में हमने डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी, डेल्टा स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी, तो इसकी लंबाई बढ़ गई यल प्लस डेल्टा एल। पहले लंबाई किसी ताप पर एल थी, हमने उसका ताप में कितना वृद्धि कर दिया, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी, तो उसकी लंबाई बढ़कर कितना हो गई, यल प्लस डेल्टा, यानी प्रारंभिक लंबाई कितनी होगी, प्रारंभिक लंबाई यल थी और अंतिम लंबाई कितनी हो गई, यल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो लंबाई में वृद्धि जो आपकी होगी, वृद्धि कितनी हो जाएगी, घटा दीजिएगा इसमें इसको, तो डेल्टा एल। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि लंबाई में जो होने वाली वृद्धि होती है डेल्टा एल, वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। लंबाई में होने वाली जो वृद्धि होती है वो छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अंतर्मानुपाती है। लंबाई में होने वाली वृद्धि क्या होती है, उस छड़ की प्रारंभिक लंबाई के क्या होती है, अंतर्मानुपाती होती है। और लंबाई में होने वाली वृद्धि जो होती है ताप वृद्धि के अंतर्मानुपाती। दोनों नियम को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल समानुपाते यल इंटू डेल्टा। समानुपात को हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं, यहाँ नियतांक रखा जाता है अल्फा यल इंटू डेल्टा। यहाँ अल्फा एक नियतांक है जिसे उस छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक है। अल्फा का मान कैसे मिलेगा, डेल्टा यल बटे यल इंटू डेल्टा। यहाँ अल्फा क्या है, एक नियतांक है जिसे उस छड़ के पदार्थ का क्या बोलते हैं, पर ये छड़ का गुण नहीं होता, छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार होता है। इसका मान
एक ही प्रकार के पदार्थ वाले छड़ों के लिए नियत, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ वाले छड़ों के लिए नियत अलग है। जैसे मान लीजिए लोहे की छोटी छड़ हो या बड़ी छड़ हो, उसके लिए अल्फा नियत है, और लोहे और तांबे की बात करें तो उनके लिए अल्फा डिफरेंट है। अब इसका मात्रक अगर ध्यान दें, पहले इसकी परिभाषा देखें। इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा कैसे देते हैं ध्यान दीजिए। ये रेखीय प्रसार गुणांक निकालने का फार्मूला है, अल्फा बराबर क्या होगा, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप। यानी अल्फा निकालने का फार्मूला क्या होगा, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप। अब इसका परिभाषा कैसे देते हैं, जहाँ अल्फा को क्या मैंने कहा, रेखीय प्रसार गुणांक, छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे है, परिभाषा देखो देने का एक तरीका यहाँ लगाता हूँ। देखिए यल बराबर अगर हम 1 करें और डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस करें, प्रारंभिक लंबाई एकांक, डेल्टा टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा यल बटे 1 गुणे, तो अल्फा का क्या होगा, डेल्टा यल। यानी कहने मतलब एकांक लंबाई के छड़ के तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि को उस छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक। फिर से सुनिए परिभाषा, एकांक लंबाई के छड़ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि को उस छड़ के पदार्थ का क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक देखिए, ऊपर वाले का मात्रक मीटर, नीचे वाले का भी मात्रक मीटर, और ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, तो 1 बटे डिग्री सेल्सियस, जिसको क्या लिखते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस। और डायमेंशन फार्मूला इसका होता है थीटा पर माइनस प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका मात्रक होता है। और डायमेंशन फार्मूला क्या है, थीटा पर -1, या एक कैसी राशि है, अदिश राशि। देखिए रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है किसी छड़ के पदार्थ का गुण, छड़ का गुण नहीं होता, छड़ के पदार्थ। आगे आपको समझ में। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है क्षेत्रीय। तो इसके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे, और ये चैप्टर क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं तो आपको समझ में ज़्यादा बढ़िया है। न्यूमेरिकल भी भेजेंगे, पहले कल PDF बना के भेज दूँगा, वीडियो बना दूँगा। इधर वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रहा, तो कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब धीरे धीरे इधर वीडियो कंटिन्यूस आपका चलता रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि आपका 2-3 महीने के अंदर सिलेबस समाप्त कर दें। 3 महीना लगेगा, 2-3 महीने। तो अब कल से इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।